नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो बचा हुआ हम लोग को डायमेंशन लिखना था, उस पे काम करेंगे। अभी डायमेंशन इंडिविजुअली लिख रहे हैं, फिर जो एग्जाम में आता है किस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस पर भी बात करेंगे। पार्टिकुलर डायमेंशन से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो उस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा तो हम लोग को बनाने में थोड़ा अभी अभी के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि अभी हम सारा टर्म नहीं जान पाए हैं। 11 12 जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आप स्पीड में बना सकते हैं, लेकिन अभी बनाने के लिए जो जो टर्म हमारा एग्जाम में पूछा गया है उसका तरीका बताएंगे बाद में। पहले हम इंडिविजुअल लिखना सीख लेते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं। सिंपल सा जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को पूरा तोड़े फंडामेंटल में, उसके बाद जो भी उसके साथ जुड़े उसका फंडामेंटल आप लिखें, यूनिट लिखें और डायमेंशन लिखें। अच्छा, यूनिट में भी हम बार बार बोल रहे हैं, हमेशा यूनिट में बात कर रहे हैं। सीजीएस जहां पर यूज होता है उस चैप्टर में वहां पर बता दिया जाता है, बाकी आपका जरूरत नहीं है। सिंपल सा फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेशर से। अगला अभी 11th का भी कुछ बचा हुआ है, फिर हम लोग 12th में चलेंगे। प्रेशर क्या होता है, पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, इसको भी पी से डिनोट करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ सब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको जैसे प्रेशर पूछा तो आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो डायरेक्ट रट लें, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एफ मतलब फोर्स, ए अपॉन एरिया, यहाँ पर एरिया पूरा लिख दिए। अच्छा हाँ, इसके बाद आपको आना चाहिए, इसके बाद आपको लिखने आना चाहिए। चलिए, जैसे एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ पर एसआई यूनिट लिखेंगे तो फोर्स को हम याद रखने के लिए बोले थे न्यूटन, और एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। आप ऐसे थोड़ा सा हम शॉर्ट भाग रहे हैं क्योंकि आपको आता है। एरिया भी लिखा चुके हैं, एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर स्क्वायर। नहीं आता है तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या फंडामेंटल में टूटेगा, फंडामेंटल में जैसे ही टूटेगा, जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फोर्स को एफ ही रहने दो, इसको लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दो। फोर्स का एसआई यूनिट रट लेना है क्योंकि उसी को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखना हो प्रेशर का तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशन अगर लिखना हो तो फोर्स का डायमेंशन हम रटने के लिए बोल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू रट लें। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एल टू, तो यहाँ पर देखिए एक एल कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया, प्रेशर का डायमेंशन हो गया। वैसे ही स्ट्रेस का, स्ट्रेस भी वही चीज है, सेम डायमेंशन आता है। स्ट्रेस का भी अगर आप देखेंगे फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही आता है। हाँ, ये एरिया में फर्क होता है, पर होता है एरिया ही। वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि दोनों एरिया में क्या फर्क होता है, ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी ऐसा यूनिट इसका भी ध्यान से देखें तो क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशन भी अगर स्ट्रेस का आप लिखते हैं, डायमेंशन भी स्ट्रेस को आप लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू सेम। अगर आपसे पूछेगा कि क्या प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है तो ऑब्वियस है हाँ सेम होता है। नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फोर्स वाला पोर्शन याद रखना होगा। हम इसीलिए रटवाए थे फोर्स वाला पोर्शन की, अधिकतर कई जगह डायरेक्ट फोर्स का यूज होता है तो हम बार बार फोर्स को तोड़ने नहीं जाएंगे। वहां पे जो तोड़ के लिखते थे वो तोड़ के लिखने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट वहां पर इस्तेमाल करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर, हमको सारा चीज का डायमेंशन आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप देखे होंगे फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 1 अपॉन टाइम आप बोल सकते हो, 1 अपॉन टाइम पीरियड, सिंपल सा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर ऐसा यूनिट लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या पर सेकेंड लिख सकते हैं, है ना, पर सेकेंड यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ऊपर में तो डायमेंशन लेस है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। नीचे टाइम पीरियड है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस वन। इसी को कहा जाता है हर्ट्ज। ये वाला पूरा पोर्शन को हम हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। 8 जेड से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, ये कहाँ से आया सर? ये आपको लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कुछ कुछ प्रैक्टिस से याद होगा, और कुछ कुछ आपको सवाल मीन्स अपना चैप्टर पढ़ने से याद होगा। आप हम पहले ही बोल चुके हैं, मेन्यू चार्ट है। आपको अगर नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, सिंपल सा सिर्फ करते देखें। याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है आप कोशिश करें, आप कोशिश करें, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाता है जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो। और नहीं याद होता है तो हम चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा टर्मिनोलॉजी समाप्त होते जाता है। स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटा टोटल लेंथ। चेंज इन लेंथ, ऊपर में चेंज इन लेंथ, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ये डेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसे होता है, इसका मतलब चेंज होता है। किसमें चेंज? तो जो पास में बैठा है, जैसे यहाँ पर बैठा कौन है, एल, तो हो गया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ बटा टोटल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, स्ट्रेन ऐसे भी होता है चेंज इन एरिया बटा एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, चेंज इन एरिया बटा एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर में चेंज इन लेंथ है तो लेंथ है, अगर ऊपर में चेंज इन लेंथ लिखो चाहे लेंथ लिखो, बात तो बराबर होगा ना, क्योंकि यूनिट तो मीटर ही रहने वाला है। जैसे 5 मीटर में से 4 मीटर गया तो 1 मीटर बचा, तो बचा तो मीटर ही ना, नीचे भी क्या है, मीटर ही। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट अगर देखेंगे तो ये कहेंगे यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटीज है, यूनिट लेस क्वांटिटीज है। सर यूनिट लेस क्वांटिटीज कैसे है? जैसे ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है। अच्छा, एरिया वाला में देखेंगे तो ऊपर मीटर स्क्वायर है तो नीचे भी मीटर स्क्वायर है। चलो वॉल्यूम में देखते हैं, वॉल्यूम में ऊपर में क्या है, मीटर क्यू, तो नीचे भी क्या है, मीटर क्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मीटर क्यू कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, इसका मतलब यूनिट लेस है। तो डायमेंशन क्या होगा स्ट्रेंथ का, तो डायमेंशन भी ये डायमेंशन लेस बोलेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन लेस लिखने का तरीका M0 L0 T0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गया। तो यहां पर इस तरीका से लिखेंगे तो हमारा चार जो लिखा हुआ था प्रेशर, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेन, ये हमारा समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, हालांकि देखिए बल्क मॉडुलस लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है, ये दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होता है, पर जो यूनिट निकल के आता है या जो डायमेंशन निकल के आता है वो सेम होता है, इसीलिए दोनों को साथ में लिखे हैं। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये कैपिटल वाई टाइप का चीज है, प्योर वाई नहीं है, कैपिटल वाई ऐसे करके इस तरीका से लिखा जाता है। सर ये कैसे याद रखे, इतना हम कहाँ बोल रहे हैं याद रखना, याद ही तो नहीं रखना, सिंपल सा डायमेंशन लिखने का तरीका देखना है कि अगर हमको जिस दिन फॉर्मूला अच्छे से पता हो जाए उस दिन हमको यूनिट और डायमेंशन लिखने आना चाहिए, सिंपल सा। तो सर करा क्यों रहे, क्योंकि पहले से हमको पता हो तरीका, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बाद में जानेंगे तो पीछे आके देखने के लिए होगा। अच्छा, कुछ कुछ चीजें आपको अभी जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग का फोर्स, टॉर्क, ये सब का याद होना चाहिए, एनर्जी का याद होना चाहिए, आपका वर्क का याद होना चाहिए, ये सब का याद होना चाहिए, मुंह पर प्रेशर का याद होना चाहिए, ताकि ये कुछ कुछ सवाल हम कर सकें, जैसे इससे रिलेटेड कुछ कुछ सवाल जो हम ले उसमें डायमेंशन यूज हो तो कर सके। हालांकि जब सवाल कराएंगे तो उसमें बहुत सारा चीज याद हो जाएगा आपको। अच्छा, स्ट्रेस का यूनिट है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप जाके देखें स्ट्रेस अभी जो करवाएं उसमें जाके देखें क्या स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, स्ट्रेन का कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। फोर्स का हमको पता है, एरिया का पता है, इसका फोर्स बटा एरिया होता है, ये डेल्टा एल बाई एल होगा। अब चाहे तो इसको पीछे वाला देख लें, स्ट्रेस में क्या है, फोर्स बटा एरिया का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेन का देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यूनिट लेस है, तो डायरेक्ट जो हमारा यूनिट होगा यहाँ पर ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, जो डायमेंशन वाई वाला स्ट्रेस का अगर होगा, क्या जो स्ट्रेस का होगा हमारा डायमेंशन, क्या वही डायमेंशन ये होगा, देखिए सिर्फ इसका होगा, इसका डायमेंशन लेस है M0 L0 T0, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। जो भी डायमेंशन स्ट्रेस का होगा, सॉरी इसका नहीं, स्ट्रेस का होगा, तो जो इसका डायमेंशन क्या है, ML -1 T -2, चाहे तो आप निकाल लें,
स्ट्रेस का, और नहीं तो डायरेक्ट याद है तो क्या है, एम एल माइनस वन, सॉरी इसको क्या कर लें, एम यहां पर हो गया स्ट्रेस का एम एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहां पर यह आ गया। देखिए यहां पर एक बार अब वापस रिपीट कर ले, देख ले, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नहीं तो पूरा सॉल्व करें, नहीं तो पूरा सॉल्व करें, जैसे यहां पर सॉल्व किए हैं। हमारे द्वारा आपको एक रास्ता बताया गया, आप उस रास्ता पे चल के जो जो पीछे वाला यूज हो रहा है उसको यूज करके हम लोग अपने आप को, स्किल को डेवलप करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो ऐसे ही करके हमारा फिजिक्स सीखा जाता है। तो यंग्स मॉडुलस का भी खत्म हो गया। सरफेस टेंशन, ये क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है सरफेस टेंशन। सर ये कौन सा फोर्स होता है, याद रखें ये फ्लूइड में लगने वाला फोर्स है। लेकिन सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी फ्लूइड का आता है थोड़ा सा अलग होता है, विस्कोसिटी फ्रिक्शन टाइप का ये चीज है। जैसे आप नॉर्मली फ्रिक्शन का बात करते हैं वैसे ही फ्लूइड में फ्रिक्शन को ये कहा जाता है, सरफेस टेंशन टाइप का चीज यूज होता है, वो बाद में आपको पता चलेगा। ये एग्जैक्ट हम आपको, हमारे पास इतना सारा टूल्स अभी नहीं है कि हम आपको समझा सकें, अगर हम आपको समझाएंगे तो भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, या डायरेक्ट आप एफ बाई एल लिख सकते हैं, एफ बाई एल लिख सकते हैं। यहां पर इस तरीका से होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अच्छा अब इसका ऐसा यूनिट बताएं, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। अच्छा डायमेंशन लिखना हो सरफेस टेंशन को तो क्या करेंगे, फोर्स का लिख दो एम एल टी माइनस टू, और बटा लेंथ का एल, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पर जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया, एम टी माइनस टू आ गया, क्या आ गया, एम टी माइनस टू आ गया। तो देखो नॉर्मल नॉर्मल चीज है, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर। अब पूरा लिखते मत चलो क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। हाँ कभी कभी फोर्स को तोड़ना पड़ता है क्योंकि हमको पता है कि बाद में वो यूनिट काम का नहीं होता है, दूसरा होता है, तो हम वहां पर आपको बताएंगे। पर ज्यादा क्लियर आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तभी आएगा। अभी सिर्फ आपको इतना फील आ जाना चाहिए कि अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो हम ऐसा यूनिट और डायमेंशन ये दोनों के दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पर ये कहां से आता है, तो एक फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू ईटा डीवी बटा डी एक्स, और इनटू यहाँ पर आता है एरिया, इनटू यहाँ पर क्या आता है, एरिया आता है। सर ये क्या लिखी है, तो बहुत बड़ा चीज है, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी है, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये वेलोसिटी टाइप का चीज है, ये वेलोसिटी टाइप का चीज है। नीचे जो dx लिखा हुआ है ये लेंथ जैसा चीज है, और ये ईटा ही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारा इसी का यूनिट लिखना है, हमको जो यूनिट लिखना है इसी का यूनिट लिखना है। तो एक बात बताएं, ईटा यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देखें फोर्स को क्या लिखते हैं, एक तो लिख सकते हैं न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन में नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूटन में इसका नहीं देता है, न्यूटन में फिर से बोल रहे हैं नहीं देता है। सर याद कैसे रखेंगे, वो चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या यूज करना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए चाहे तो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, अगर न्यूटन में नहीं लिखना है तो तोड़ लें, फोर्स को क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है, कैसे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ बटा टाइम स्क्वायर, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं विश्वास है आप फोर्स का डायमेंशन और यूनिट हम लिखाए हैं पीछा लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। अच्छा ईटा, यहाँ पर ईटा भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा नीचे एक्स है तो मीटर होगा, एक्स डीएक्स लेंथ जैसा चीज है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहां पर आप देखें तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, ईटा का निकालना है यूनिट, तो ईटा का यूनिट क्या आ जाएगा, इधर देखे ईटा, ये वाला मीटर में सिर्फ इधर क्या बचा, अच्छा 1 सेकेंड से 1 सेकेंड भी कैंसिल, तो इधर बचा मीटर और इधर बचा सेकेंड। तो आप ध्यान से देखिए केजी मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। कौन सा यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, ये वाला जाएगा डिवाइड में, सेकेंड ऑलरेडी है बाकी तो कैंसिल हो गया। देखिए कितना आसानी तरीका से हम लोग कर सकते हैं, अगर एक बार फॉर्मूला जान जाए, यूनिट लिखना जान जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ईटा का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो केजी पर मीटर सेकेंड आएगा, इसी तरीका से आता है।
चाहे तो आप न्यूटन में भी लिख सकते हैं, इसको न्यूटन लिख दे, इसको मीटर पर सेकेंड लिख दे, मीटर मीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर एक यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल, एक मीटर बचेगा, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कुछ भी यूनिट बना सकते हो, पर जो जनरली यूज होता है वो होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड, इस तरीका से होता है। अच्छा, डायमेंशन ईटा का लिखो तो डायरेक्ट यहाँ से लिखो, वहां से लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ से केजी मतलब मास एम, ये हो गया एल, नीचे एल है तो ऊपर जाके -1, नीचे टाइम है तो ऊपर जाके -1, तो देखिए डायमेंशन आ गया। अब चाहे तो डायरेक्ट ये वाला से यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं, भाई यूनिट ये है तो डायमेंशन इसी के हिसाब से होगा, चाहे तो यहाँ भी कर ले तो कट पीट के ही आना है, कट पीट के ही आना, वही कैलकुलेशन बढ़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट केजी को क्या लिख सकते हैं एम, नीचे लेंथ है तो ऊपर जाके l-1, नीचे टाइम है तो ऊपर जाके t-1, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी खत्म हो गया। ऐसे ही एक आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आता है ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, फोर्स बराबर G m1m2 बटा क्या पढ़े होंगे आर स्क्वायर, इस तरीका से पढ़े होंगे। अच्छा, ये जो G है, ये G लिखा हुआ है, इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहां से आपको यूनिट लिखना है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, ऐसा यूनिट लिखना है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या G को हटा के ये आर स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाई होगा, एफ का यूनिट क्या लिखे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो दोनों मास है वो डिवाइड में चला जाएगा तो केजी का स्क्वायर आ जाएगा, देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये एफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, आर रेडियस जैसा चीज या लेंथ जैसा चीज मान ले, मास का प्रोडक्ट केजी 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 का स्क्वायर, तो ये केजी केजी का स्क्वायर डिवाइड में एफ है न्यूटन आर स्क्वायर, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, डायरेक्ट एकदम, इतना ज्यादा तोड़ने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन अगर निकालना है आपको तो ध्यान से देखें, डायमेंशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन यहीं से देख लें, न्यूटन है मतलब फोर्स का, तो ml-t-2, ये तो याद ही रखो, फोर्स एकदम मुंह पर याद रखना है, हाथ को याद हो जाना चाहिए कि फोर्स ml-t-2। अच्छा, मीटर स्क्वायर है मतलब L2, और नीचे क्या है केजी स्क्वायर मतलब M2, ऐसे केजी का स्क्वायर मतलब M2। अब यहां से देख ले, काटे एक m कैंसिल, यहां से आएगा m-1, यहां पर जो डायमेंशन, सॉरी f नहीं है यहाँ g है, सॉरी सॉरी ये f गलती से लिखा गया है, इसको g लिख लें, ये g है, g का लिख रहे हैं, तो g का जो डायमेंशन आएगा m-1 L3 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, ये हमारा इसका डायमेंशन कितना आ गया g का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यूनिट क्या है ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, इस तरीका से हम यूनिट लिखते हैं। तो क्या बात समझ में आया, सिंपल सा लिखने का तरीका देखें, फॉर्मूला देखें, पुट करें, लिखे, बात खत्म। चलिए और देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को Vg से डिनोट करते हैं, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बटा मास, पोटेंशियल एनर्जी बटा मास। अब याद करें, हम आपको बताए थे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, उसका ऐसा यूनिट जूल होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, चाहे तो पूरा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी है, पोटेंशियल रहे चाहे काइनेटिक रहे चाहे जो रहे उससे कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पर तो जूल हो जाएगा जूल, और पर क्या हो जाएगा केजी, क्योंकि ऐसा यूनिट में मास को क्या लिखते हैं केजी लिखते हैं, बात खत्म, जूल पर केजी। अच्छा, डायमेंशन अगर लिखना है, डायमेंशन तो क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन आप चाहे तो एनर्जी का तोड़ लें, फोर्स इंटू लेंथ, या तो डायरेक्ट याद रखें एनर्जी का ml-t-2, या तो पोटेंशियल एनर्जी का पीछे से जाकर देख ले कैसे बना है, और नहीं तो याद रखे एम, इसमें सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो एल एक बढ़ जाएगा, फोर्स में क्या होता है ml-t-2, और इंटू एल करेंगे तो ml-t-2। अच्छा, केजी मतलब एम नीचे आ जाएगा, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, तो डायमेंशन यहाँ आ गया L2-t-2, चाहे तो m0 भी लिख सकते हैं, चाहे तो m0 ऐसे लिखा जाता है m0 L2-t-2, तो ये हमारा किसका हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ऐसे ही टेम्परेचर हमारे पास, अब देखिए 11th में जितना टर्मिनोलॉजी यूज होता है हम उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजें अंदर का भी होगा, इसमें कुछ छूटेगा भी, जैसे स्टीफेंस कांस्टेंट छूटेगा, या बहुत सारा
स्टीफेंस लॉ का जो आता है उसका कांस्टेंट छूटेगा, उसको हम अलग से एक जगह कराएंगे। जितने भी कांस्टेंट टर्म जो छूटने वाला है वो एक जगह कराएंगे, क्योंकि वो अंदर की बात है, चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा ऐसा स्पेसिफिक चीज में होता है, वहां पर होता है, और वो पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए थोड़ा अलग कराते हैं कि अलग करने पर याद भी रह जाएगा, और अगर पूछ लिया तो याद भी रह जाएगा, और थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग टाइप का चीज होता है, तो पूरे कांस्टेंट को अलग तरीका से हम लोग करेंगे। टेम्परेचर, अरे भाई ये तो फंडामेंटल ही है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी लिखा चुके हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। और इसका डायमेंशन अगर टेम्परेचर का लिख दो, टेम्परेचर का, तो यार यहाँ पर या तो क्या लिखाता है, थीटा लिख दो, थीटा, या फिर के भी लिख सकते हो, के, कहीं कहीं के भी दिखाई देगा। यहाँ पे थीटा टाइप का चीज है, ये क्या है? थीटा। चाहे तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये हमारा जो है क्या है, ये थीटा टाइप का चीज है, ऐसे थीटा या फिर के ये लिखाता है। अब आते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद हम लोग हीट पढ़ते हैं। याद करें, हीट में हम बोले थे कि एकदम सेम जैसा चीज होता है, जैसे वर्क होता है, जैसे एनर्जी होता है, सारा चीज वही होता है, डायमेंशन उसी के जैसा होगा, यूनिट वैसा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज है, जैसे ऐसा यूनिट आप लिख दो, इसका आप चाहे तो Q इक्वल टू, हीट को Q से डिनोट करते हैं, ms डेल्टा T होता है। हालांकि हम इस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं, फॉर्मूला हम दूसरा चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो ये हटा ले, सीधा सीधी बस लिख ले कि जो वर्क का होगा, जो एनर्जी का होगा, वही इसका होगा। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। या फिर इसको कैलोरी भी यूज करेंगे, या फिर किस में यूज करेंगे? कैलोरी में भी। तो जूल या कैलोरी, हीट जब भी आएगा या तो जूल में आएगा या तो कैलोरी में होगा, डायरेक्ट याद रखना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा हीट का? हीट का या क्यू से डिनोट करते हैं इसको, तो वर्क का जो डायमेंशन होगा, मतलब ml2T-2, अरे फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ जैसा चीज, या हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, जो उसका यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन इसका यहाँ होगा। तो हीट ये डिनोट किया जाता है क्यू से। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल या कैलोरी, सेम जैसा वर्क वैसा एनर्जी, ऐसा यूनिट जूल और कैलोरी। हीट क्या होगा? डायमेंशन ml2T-2, जो उसका होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेसिफिक हीट, अब आएगा यहाँ पे मजा। Q इज इक्वल टू हीट, हीट का फॉर्मूला क्या बता? ms डेल्टा टी। सर ये क्या है? ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है भैया, चेंज इन टेम्परेचर है। m क्या है? मास है। s क्या है? यही s स्पेसिफिक हीट है, ये वाला स्पेसिफिक हीट जो लिखे हैं, ये s, यही s, इसी को निकालना है। अब बताएं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एस के हटा के एम और डेल्टा टी क्या डिवाइड में आ जाएगा? आप चाहें तो यहाँ पर देखें हैं, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एस को क्या क्यू बटा एम इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, क्यू का अभी बोले जूल होता है, क्या होता है? जूल। जूल पर यहाँ पर मास है केजी, केल्विन, इसको क्या लिख सकते हैं? केल्विन। ऐसा टेम्परेचर है, अरे डेल्टा टी, 10 केल्विन माइनस 2 केल्विन, क्या 8 केल्विन? ऐसा थोड़ी ना कि केल्विन में से केल्विन घटा तो केल्विन खत्म। 10 केल्विन माइनस 2 केल्विन क्या हो जाएगा? 8 केल्विन, तो रहेगा तो केल्विन में ही ना, तो यहाँ पर हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। जूल पर केजी पर केल्विन यहाँ पर ऐसा यूनिट सिस्टम होता है। हालांकि डिग्री ग्राम उराम में करके देते हैं, बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, बेसिक चर्चा हम कर रहे हैं। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा स्पेसिफिक हीट का? तो डायमेंशन आप देख लें, यहाँ पर देख ले, Q का क्या होता है? ml2T-2, एनर्जी का जो होगा अभी बताए थे, kg का m, और केल्विन का क्या बोले थे? थीटा नहीं तो के। अब इसको हटा दे, अब जो बचा लिखे, क्या m का 0 आया, l का 2, t का -2 और थीटा का -1, एक एक्स्ट्रा आ गया, ये थीटा का क्या आ गया? -1। ये थीटा जो लिखा हुआ है उसको k के टर्म में भी कई जगह मिल जाएगा, थीटा के टर्म में मिल जाएगा, बस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या ऑप्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। लैटेंट हीट, ये भी एक तरह का हीट ही है, लेकिन ये होता है मास इनटू लैटेंट हीट, ये एल ही लैटेंट हीट है। ये आगे हम लोग हीट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। बस वही ना बोले, यहाँ दिक्कत ये हो जाता है कि फॉर्मूला ही पता नहीं होता, हम लोग को रटवाना पड़ता है फॉर्मूला थोड़े देर के लिए।
कि भैया अभी के लिए रट लो, फॉर्मूला ये होता है। तो हीट बराबर क्या हुआ, मास इनटू लेटेंट हीट, ये वाला लेटेंट हीट। बाद में ये सब हलवा लगेगा, लल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान नहीं है, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए एल ही निकालना है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एल निकालना है, ये एल ही लेटेंट हीट है, तो क्या क्यू बटा एम, यानी यहाँ पर जूल पर केजी लिख सकते हैं, जूल पर केजी, क्योंकि मास है, ये वाला मास है, तो मास का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है केजी होता है, क्यू क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल पर केजी। अच्छा डायमेंशन अगर हम लोग बात करें एल का, लेटेंट हीट का, तो डायमेंशन क्या होगा बोले, जूल का। अभी हम अब तो हमको लगता है याद हो गया होगा आप लोग को, इतना बार यूज कर रहे हैं। फोर्स का और जूल का, फोर्स में ये 2 नहीं रहेगा, एनर्जी में ये 2 आ जाएगा, बस इतना ही, एम एल टी माइनस टू फोर्स, एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी या हीट या वर्क कुछ भी। अच्छा केजी मतलब मास, नीचे एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया देखे ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा एम का 0, एल का 2, टी का -2, ये डायमेंशन हो गया। तो ये हो गया लेटेंट हीट, ये क्या हो गया लेटेंट हीट का। अच्छा यहाँ पर आ जाइए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, देखिए dq बटा dt, dq बटा dt के ए dt बटा एल, के डेल्टा टी बाई एल, डायरेक्ट dt बाई एल ना लिखकर हम क्या लिखते हैं डेल्टा बाई एल, डेल्टा टी बाई एल, हम ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं एक नॉर्मल फॉर्मूला पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया dq बटा dt के डेल्टा टी बाई एल, फिर से डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सर ये कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, ये नहीं जानना है हम लोग को, अभी बोल तो रहे हैं चैप्टर में पढ़ने वाले, हमको कोई लेना देना नहीं अभी यहाँ से, अभी हमको किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। हाँ अब हम जानते हैं ये dq क्या है, ये एनर्जी है, और नीचे क्या है टाइम है, बस इतना पता होना चाहिए, धीरे धीरे करके, डायरेक्ट सीखने का कोशिश मत करो, आराम से, dq क्या है एनर्जी है, नीचे क्या है टाइम, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ए क्या है एरिया, ए क्या है एरिया, और के क्या है, यही है थर्मल कंडक्टिविटी, इसी का निकालना। अब आप खुद से सोच के देखिए, यहाँ पर ऐसा यूनिट हम लिखने वाले हैं, ऐसा यूनिट चलो लिखते हैं, ऐसा यूनिट लिखा जाए के का। तो सबसे पहले हम देखिए ऐसा यूनिट लिखने का तरीका थोड़ा सा अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं। यहां पर ये क्या आएगा जूल, जूल, नीचे क्या आएगा सेकेंड, ये वाला dt बराबर के का निकालना, इसको ऐसे ही रहने दो, एरिया का क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा थीटा, और नीचे क्या आएगा मीटर, ऐसे लिख दो भाई, उसका यूनिट लिखना है, सबका यूनिट ऐसे लिख दे रहे हैं, बाकी जो निकल के आएगा वही यूनिट होगा। तो देखिए एक मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो के का जो यूनिट आया, के का जो ऐसा यूनिट आया कितना आया, इधर आके मीटर में डिवाइड में, थीटा भी डिवाइड में, तो ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर एंड थीटा, थीटा मतलब सॉरी थीटा यहाँ नहीं लिखाएगा, हम सोचे डायमेंशन, डायमेंशन थोड़ी ना है, केल्विन लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा केल्विन लिखाएगा, यहाँ पर केल्विन, ऐसे केल्विन लिखाएगा, ध्यान से देखे क्या लिखाएगा केल्विन या जूल पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और आपको बता देते हैं, ये जूल पर सेकेंड क्या होता है पावर, आपको हम शायद याद से निकल गया या शायद बता चुके हैं, वाट याद करें, ये जूल पर सेकेंड ये क्या है वाट, पावर, इसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है वाट। तो आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, यहां पर से लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, हम पावर पिछले क्लास में बताए हैं, पावर क्या होता है, यहाँ पर जूल बटा टाइम है, तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया पावर, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको वाट, इसको ये जूल है और ये सेकेंड है, तो ये वाला को क्या लिखा जाएगा वाट, पावर का यूनिट होता है वाट, तो ये हो जाएगा वाट। अच्छा ये पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर पर केल्विन, तो ये इसका क्या हो गया, ये यूनिट है, ये ब्रैकेट में बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये यूनिट है, इस तरीका से वाट पर मीटर पर केल्विन। भाई सीधा सीधे फॉर्मूला हम देखें, फॉर्मूला में जो जो जैसे जैसे मिलते गया हम वैसे वैसे करते गए, जैसे जूल पर सेकेंड हमको पता है वाट होता है, मीटर यहाँ पर मीटर स्क्वायर एरिया है, केल्विन है, एल मीटर कैंसिल हुआ, बाकी जो बचा डिवाइड में, ये वाट पर मीटर पर केल्विन या पर केल्विन पर मीटर ऐसे बोल सकते हो, तो ये इसका हो जाएगा। अच्छा डायमेंशन जरा लिख लेते हैं, डायमेंशन अगर लिखना चाहे तो के का क्या डायमेंशन होगा, चलो यहीं से बता दो, वाट, यहाँ पर देखें ये वाट मतलब जूल पर सेकेंड, तो जूल का क्या होता है
एम एल टू टी माइनस टू, और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर टी, बटा में टी आएगा ना वाट में। अच्छा टी ऊपर जाओ तो -3 हो जाएगा। हम रटने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम तो इतना रट रहे हैं कि जूल पता है, फिर टाइम पता है, तो जूल टाइम हो गया। मीटर का क्या होगा एल, यहाँ देखे केल्विन का क्या होगा थीटा ना, तो के सॉरी सॉरी आज क्या हो रहा है, हाँ मीटर का क्या होगा एल, और केल्विन का क्या होगा के या थीटा। अब यहां से हम लोग कर लेते हैं, एक एल से एक एल कैंसिल, ये टी ऊपर जाके -3 के -1, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एम आ गया, उसके बाद एल कितना आएगा एक एल आएगा, फिर टी ऊपर जाएगा तो टी -3 आएगा, -3, और के का भी -1 आएगा। ये हमारा डायमेंशन हो गया एम एल टी -3 के -1, एम एल टी -3 के -1। अरे आ रहा है समझ में कि सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं, आप लोग सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं? आ भी रहा है समझ में? बोलो। अरे हाँ भाई बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये के मैच हो गया, ये वाला के अलग चीज है, ये के अलग चीज है भाई। चाहो तो ये थीटा के टर्म में लिख लो, इसको थीटा के टर्म में लिख लो, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। एम एल टी -3 थीटा -1, सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं। ऐसा यूनिट यहाँ से लिखे, ऐसा यूनिट लिखने के बाद डायमेंशन लिखने के लिए या तो डायरेक्ट यहीं से वाट का मतलब पावर का डायमेंशन लिखो बटा मीटर का एल, केल्विन का थीटा, मीटर वाट का क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल मतलब एनर्जी का, पर सेकेंड मतलब थीटा, मीटर का एल, केल्विन का थीटा, बात खत्म हो गया, यहाँ से सारा काम हो गया। तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हो गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको कुछ कुछ पता होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, इसमें आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एन जो है मोल है, और टी जो है टेम्परेचर है, टी जो है क्या है टेम्परेचर, और पीवी ये हमारा एनर्जी जैसा चीज है, ये आपको अभी के लिए याद रखना होगा, ये कैसा चीज है एनर्जी जैसा। तो चले एसआई यूनिट फिर से लिखें, एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है जूल पर, एन डिवाइड में जाएगा पर मोल, और पर टेम्परेचर क्या होगा केल्विन, तो सिंपल सा आ गया जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए ये है तो एक ही चीज ना, बस खाली उसको हम जानते नहीं है। जैसे हम पीवी को जैसे ही बता दिए एनर्जी है, आपका माइंड में यूज हो गया कि इसका तो जूल हो गया, ए आर का निकालना है तो एन डिवाइड में आर डिवाइड में, यहां से देखें तो किसका निकालना है आर का ही तो निकालना है, तो आर का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा पीवी बाई एन टी आएगा। अब यहां से यूनिट निकाल ले, पीवी एनर्जी है, एनर्जी जूल, एन क्या है मोल, टी क्या है टेम्परेचर, तो उसका केल्विन, बात खत्म। अच्छा डायमेंशन लिखना है, आर का डायमेंशन लिख लें। जूल का क्या होता है भैया, देखो एम एल टू टी -2, अभी मोल को एमओ एल लिखते हैं याद करें, और केल्विन को के नहीं तो थीटा, तो यहां से देखें एम एल टू टी -2 के -1 एंड एमओ एल मोल -1, तो यहां से एक और डायमेंशन आ गया किसका आर का आ गया। कई बार मोल नहीं दिया रहेगा पर कोई बात नहीं, उस जगह पे मोल को 1 ले लेते हैं, पर कोई बात नहीं डायमेंशन ऐसे ही लिखाएगा एम एल टू टी -2 के -1 मोल -1। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हाँ सर ये आप जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, इसमें कुछ समझा नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा, समझना भी नहीं है। हम बोले फॉर्मूला देखो याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहे तो फॉर्मूला रटे नहीं रटे, लेकिन ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ये प्रोसेस कि अगर इसके बारे में जानकारी होता तो हम ऐसे लिख पाए, इतना तक आना चाहिए। और थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़े, आपको ये सब भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रियल में पढ़िएगा चैप्टर वाइज वहां तो और भी ये सब लल्लू सा चीज लगेगा, लगेगा ऐसा कि सर वो तो ऐसे ही टाइम पास था, आप टाइम पास करा रहे थे, अभी आपको भले ही टफ लगेगा, ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बिल्कुल सबको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम एवरेज स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमको तो दिक्कत हो रहा है, सर हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे अच्छा स्टूडेंट होगा उसको भी सेम दिक्कत यही हो रहा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन लिखना सीख रहे हैं। अच्छा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये वर्क बराबर जे एच एक फॉर्मूला होता है, ये हीट है और ये हमारा क्या है वर्क है, ये वाला क्या है, और यही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
ये क्या होता है, वर्क से हीट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे जूल से कैलोरी में चेंज होगा, वो आगे हम लोग सीखेंगे। तो रियल में अगर देखा जाए तो वर्क का भी ऐसा यूनिट वही होता है जो हीट का होता है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया और एक ऐसा क्वांटिटी हो गया यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, डायमेंशन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो ये यूनिटलेस के साथ साथ डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी हो गया। क्या बात समझ में आ गया? W मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हीट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे अच्छे से इसको सीखते हैं। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट W इक्वल टू JH, वर्क कन्वर्ट किया जाता है हीट में या हीट कन्वर्ट होता है वर्क में। J क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो W बाई H करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म। चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज से पहले हम करंट बताते हैं। करंट क्या होता है? तो सिंपल सा आप लोग को पता है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, इसका डायमेंशन करंट का क्या होता है? करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, या करंट का डायमेंशन क्या होता है? तो आपको पता होगा, इसको आई लिखते हैं ऐसे, डायमेंशन। ये फंडामेंटल है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि करंट को फंडामेंटल में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, कैपिटल आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैपिटल आई, कैपिटल, या कभी कभी कैपिटल ए भी दिख जाएगा, कभी कभी डायमेंशन में आपको कैपिटल ए भी दिख जाएगा, ऐसे भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आई और ए दोनों चलता है। अच्छा, चार्ज क्या होता है? चार्ज आई बराबर अगर आप पढ़ेंगे तो चार्ज बटा टाइम होता है, ये 9th-10th में भी शायद होगा। करेंट, सॉरी करेंट नहीं, करेंट तो हो गया। चार्ज का आई बराबर क्यू बटा टी, तो बताएं चार्ज क्या होगा? क्या आई इंटू टी हो जाएगा? एक फॉर्मूला बन गया। अब हमको चार्ज का निकालना है, तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर सेकंड लिखेंगे, एम्पियर सेकंड। लेकिन एम्पियर सेकंड ना बोल के इसको कूलम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कूलम। जैसे फोर्स में न्यूटन बोला गया था ना, वैसा कहानी है। एक एम्पियर सेकंड को एक कूलम बोला गया, क्योंकि इनका खोज, चार्ज का खोज जो हुआ था वो कूलम्स लॉ द्वारा हुआ था, इसीलिए इसका यूनिट उन्हीं के नाम पर उनको खुश करने के लिए रख दिया गया, कूलम, एक कूलम। तो ऐसा यूनिट चार्ज का क्या हो गया? कूलम हो गया। अब देखिए 12 सेक्शन यहां से एंट्री ले ली, 11 समाप्त। जैसे बोले ना, थोड़ा बहुत कांस्टेंट वाला टर्म जो होगा वो होगा, जैसे जो खोज किए कभी कभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, वो कांस्टेंट वाला भी थोड़ा बहुत बचा हुआ, उसको हम बोले 11 12 मिला के थोड़ा अलग करेंगे, अलग से उसको हम लोग डील करने वाले हैं। अभी हम ऊपर ऊपर का जो टर्म है उसको, जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चार्ज क्यू क्यू निकालना था, आईटी एम्पियर सेकेंड, इसको हम कूलम कहते हैं। तो चार्ज का ऐसा यूनिट एम्पियर सेकेंड ना बोलकर क्या बोलेंगे? कूलम। आप चाहे तो एम्पियर सेकेंड भी याद रख सकते हैं, पर कूलम को ज्यादा महत्व देना है, ज्यादा भाव देना है। अच्छा, डायमेंशन आप लिखें तो डायमेंशन चार्ज का क्या होगा? अच्छा, इसको याद भी कर लेना है क्योंकि चार्ज बहुत जगह आने वाला है। तो आई को क्या लिखेंगे? आई का कैपिटल आई, और टाइम को टी लिखते हैं, तो आई टी क्या हो जाएगा? आई टी। या फिर ए टी भी लिख सकते हैं, ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि करंट एक फंडामेंटल है, तो आई या ए लिखते हैं इसका डायमेंशन। टाइम को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं, तो ए टी या आई टी दोनों लिखा जा सकता है। अगर आप डायमेंशन आई को, करंट को आई लिख रहे हैं या करंट को ए लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 12th में एंट्री कर गए हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कमाल का चीज है। जैसे एक फोर्स आता है 12th में, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अच्छा, इसको और अच्छा से लिखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि फॉर्मूला टाइप का चीज है, पर है इजी। आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच का लगने वाला फोर्स है। जब वो ये वाला जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला ये फोर्स है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये एप्सिलॉन नोट इसी को कहते हैं परमिटिविटी। ये वाला, ये किस मीडियम का प्रॉपर्टी है, ये बाद में हम लोग 12th में जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे पढ़ाया जाता है। सोचिए अभी पढ़ना है, अभी इसके बारे में डायमेंशन लिखना, वहां भी लिखेंगे
यहाँ भी लिखना है, पर हम थोड़ा सा मेथड सीखना चाहते हैं इसीलिए करवा रहे हैं। चलिए एप्सिलॉन नोट का बताएं पर डायमेंशन क्या होगा। तो एप्सिलॉन नोट को आप इधर भेज दें, बाकी को इधर कर दें। तो जब इसको हम इधर करेंगे तो डिवाइड में तो इनटू में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा 4 पाई कांस्टेंट है, इसको अलग रहने दें, Q1 Q2 बटा एफ आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ये कांस्टेंट है, इसका कोई भाव नहीं है, यूनिट और डायमेंशन भी इसको कोई भाव नहीं देते हैं। कभी भी कांस्टेंट टर्म को कभी भी भाव नहीं देंगे यूनिट और डायमेंशन में। जो कांस्टेंट है उसको साइड करो, क्योंकि यूनिट उसका ना होता है और ना डायमेंशन होता है, क्यों उसको भाव दे। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखो। चलो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम का स्क्वायर, अभी बताएं कूलम इंटू कूलम, अभी तुरंत बताएं ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम, जिसको सी से भी डिनोट करते हैं। ये जो कूलम है पूरा, इसको ऐसे सी भी लिख सकते हैं। तो यहां से आप अगर देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, पर फोर्स का क्या न्यूटन, और आर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया एप्सिलॉन। और ये एग्जाम में आता है, ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसको चाहे तो याद कर लें। हालांकि बाद में भी और भी मेथड बताएंगे डायरेक्ट याद रखने के लिए, पर इसका याद रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अच्छा इसका ऐसा यूनिट से ज्यादा डायमेंशन आता है एप्सिलॉन नोट, ये यूज होता है डायरेक्ट जेईई में, नीट सवाल में आता है, जेईई एडवांस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देता है। चलिए कूलम का स्क्वायर, तो करेंट क्या होता, चार्ज क्या होता था, आई इंटू टी, अभी तुरंत बताए थे, देखिए करेंट क्या होता है आई इंटू टी, तो डायमेंशन आई टी होता है। तो ध्यान से देखें यहां पर क्या हो गया, आई टी का स्क्वायर, डायमेंशन लिख रहे हैं न्यूटन का एम एल टी माइनस टू, न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर मतलब, सॉरी ये डैश नहीं, ये डैश क्यों भाई, डैश क्यों, यहां पर डैश नहीं, क्या होगा यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब L2। चलिए अब काट पीट कर लेते हैं, ये वाला ये मास ऊपर जाएगा, तो देखिए क्या होगा m माइनस वन एल, और एल L2 L3 ऊपर जाएगा L माइनस थ्री, ठीक है, T ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर होगा, 2 ऑलरेडी है तो T4, तो T4। अच्छा एम एल टी हो गया, अब I बचा तो यहाँ पर हो गया I2 आंसर। सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या बात समझ में आया, अरे आया कि नहीं यार, a माइनस वन एल माइनस थ्री T4 I2, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे किस तरीका से ये दिखता है, बस आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बना सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट मिल गया और इसका डायमेंशन भी हमारा मिल गया। तो ये हमारा 12th पोर्शन का पहला चैप्टर का सब चल रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखिएगा कितना आसानी से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा चार्ज। देखिए हर जगह फोर्स अटैच होता है, हाँ से एक ही कैटेगरी का फोर्स नहीं है, यहाँ पर अलग तरह का फोर्स है, लेकिन यूनिट सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स बाई चार्ज। अच्छा एक बात बताएं, इसका ऐसा यूनिट लिखना, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम लिख दिए, बात खत्म। फोर्स का क्या न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। अच्छा डायमेंशन अगर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो लिखें, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, देखिए अब तो याद हो गया होगा यार, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, इतना बार कराएंगे। अच्छा चार्ज का क्या होगा आई टी, अभी तुरंत किए थे, अभी तुरंत चार्ज का आई टी, चार्ज भी याद रखना है। अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लें, एम एक है, एल भी एक ही है, टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, आई ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, हो गया डायमेंशन लिख। देख लिया डायमेंशन, फटाफट फटाफट सब लिखाते जाएगा, ऐसे ही सारा के सारा ऐसे ही लिखाते जाएगा, देखते रहिए खाली। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ पे डायमेंशन भी हर जगह, बस खाली ये फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया न्यूटन पर कूलम, यहाँ से डायमेंशन न्यूटन का लिखे, चार्ज का लिखे, खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल जब भी आएगा सिंपल सा, पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज होता है, बटा चार्ज होता है। अच्छा एक चीज और इसमें जो है, एक चीज इसका और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको भी रटना है।
न्यूटन पर कूलम के अलावा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रटना है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज। अच्छा एक बात बता, एनर्जी है तो जूल होगा, ये कूलम होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया कि इसका जब ऐसा यूनिट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। जे को जूल, जूल जे लिख दे रहे हैं, जूल पर कूलम। इसी को 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट बोला गया, तो इतना वोल्ट यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट अब वोल्ट में लिखेंगे, डायरेक्ट अब वोल्ट में। जैसे न्यूटन चेंज हुआ था, जैसे पावर के लिए वाट आया था, जैसे चार्ज के लिए कुछ और आ रहा था, हम कूलम लिख दिए, वैसे ही यहाँ पर वोल्ट, वोल्ट 1 जूल पर सेकेंड को कूलम को क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। तो ये यूनिट, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अच्छा अभी आपको याद रखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अब जब चैप्टर पढ़िएगा आपको लगेगा ही नहीं, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद रहेगा जब हर चैप्टर पढ़ते रहिएगा तो। लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम सीखेंगे, हम जानेंगे धीरे धीरे, लेकिन बिना टेंशन फ्री हो गए कि याद हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो भी ठीक है। अच्छा डायमेंशन लिखिए इसका, भी का डायमेंशन, चलो जल्दी से लिखो। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है तो क्या होगा, ml2 हो जाएगा t-2। अरे एनर्जी है ना, तो एक एल बढ़ जाता है फोर्स से, फोर्स में mlt-2 होता है, एनर्जी है तो एक एल बढ़ जाएगा ml2t-2। और चार्ज का क्या होता है, it। तो चलो इसको लिखो, ये वाला हो जाएगा, देखे ध्यान से, ये वाला चीज इधर दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, m का 1, l का 2 और t का कितना हो जाएगा, -3, t का -3, i का -1, i का -1। देखिए खत्म, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं, कैपेसिटेंस। अब अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये हो गया, अब कैपेसिटेंस। ध्यान ध्यान से देखिए, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। वी क्या है, पोटेंशियल है, बाद में आपको पता चलेगा इसका ओरिजिनल मीनिंग। ये है चार्ज और ये है कैपेसिटेंस, ये C। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बटा V। अब ऐसा यूनिट लिखें, ऐसा यूनिट ये होगा कूलम पर वोल्ट। अरे पोटेंशियल का अभी तुरंत लिखवाएं वोल्ट, देखो ऐसा यूनिट क्या लिखा है, सॉरी, पोटेंशियल का वोल्ट अभी तुरंत लिखवाएं, देखो वोल्ट, तो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए कूलम पर वोल्ट, पर इसको फैराडे बोला जाता है, फैराडे, फैराडे। अब इसका यूनिट फैराडे होगा, जिसको एफ से डिनोट करेंगे हमेशा, फैराडे, फैराडे। कैपेसिटर हमेशा माइक्रो फैराड, ये इतना फैराड, या चाहे तो वाई हटा लो, उतना कोई जरूरत नहीं है डिटेल में, बाद में हम लोग पढ़ेंगे फैराड, सिंपल सा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, 1 कूलम पर वोल्ट को फैराड बोलेंगे, माइक्रो इतना, जैसे चार्ज लिखना है तो ऐसे बोलेंगे 2 फैराड, 3 फैराड, ऐसे बोलते हैं, रियल में ऐसे ही बोला जाता है, चार्ज को नहीं, कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को। इसका कैपेसिटेंस इतना है, 3 फैराड है, या माइक्रो फैराड, पिको फैराड, ऐसे बोला जाता है, पर इसको फैराड बोला जाता है। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा कैपेसिटेंस का, तो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, चार्ज का डायमेंशन होता है IT, याद कर लें। V का अभी तुरंत लिखवाए थे, V में क्या होता है, एनर्जी बटा चार्ज। आप याद करें क्या होता है, एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी बटा चार्ज। एनर्जी क्या होता है, mlt-2। अच्छा एनर्जी है तो ml2, भाई V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी ये लिख दिए, बटा चार्ज क्या ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा। देखें, अरे ये नीचे क्या लिखेंगे, वोल्ट को एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी का ये हुआ, बटा जो चार्ज है क्या ऊपर जाएगा, क्या चार्ज का सेम यूनिट होगा, चार्ज का चार्ज स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या आ गया, A-1 L जाएगा L-2 और T क्या जाएगा ऊपर, T2 और T4 हो जाएगा और I2 हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया क्या, कैपेसिटेंस का हमारा डायमेंशन लिखने का तरीका। आप देख सकते हैं, चार्ज बटा Q बराबर CV, तो C बराबर Q बटा V, V को आप इस तरीका से लिखे, आपका काम बन जाएगा। क्या कहानी क्लियर हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
ये बात समझ में आ गया। कैपेसिटेंस का सी का एसआई यूनिट फेराडे, डायमेंशन ये लिखने का तरीका हम आपको बता दिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये के से या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट होता है, इसका यूनिट होता, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। अच्छा एक बात बताए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों का यूनिट तो सेम ही है। भाई दोनों है तो सेम ही, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, बाद में पता चलेगा कि ये दोनों सेम ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस, और साथ ही साथ कैसा क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस के साथ साथ डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है। क्या बात समझ में आया? क्या कहानी क्लियर हो रहा है? क्या ट्वेल्थ में भी कुछ कुछ पोर्शन समझ में आना स्टार्ट हो गया? क्या बर्डन पड़ रहा है आज के लिए? छोड़ दे आज के लिए। अगर बर्डन पड़ रहा है ठीक है, एक दो लेक्चर ज्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके आए। आप आज के लिए रहने देते हैं, हम समझ रहे हैं थोड़ा बर्डन आ रहा होगा, नया नया चीज आ रहा होगा, नया नया टर्म आ रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे, आज थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं, कल से थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो एक और यही है कि जितने भी नए लोग अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जुड़े, आपको सारा का सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जैसे यूनिट डायमेंशन जैसे ही खत्म होगा इसके साथ फिर हम वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर के बाद कैलकुलस, कैलकुलस के बाद काइनेमेटिक्स, जितना भी आपको नॉलेज लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। आईआईटी लेवल का बिल्कुल दिया जाता है, यहाँ टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ें, और जबरदस्त तरीका से एकदम जंग में कूद गए हैं तो लड़ना सीखेंगे और लड़ना सिखाएंगे आप लोग को। जब भी आप डिमोरलाइज होइएगा तब तब आपके अंदर हिम्मत भरने का प्रयास करेंगे, और आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल इसको शेयर जरूर करें, वैसे बच्चों को खास करके जरूर शेयर करें जो गांव के अलग अलग छोटे हिस्से में रहते हैं, उनका जो इस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप वहाँ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी, हालांकि अभी तो उस लेवल तक के पहुंचे भी नहीं है, हम लोग अभी बेसिक क्राइटेरिया में ही चल रहे हैं। यहाँ तक के तो लगभग हर जगह पढ़ाया जा सकता है, ये जो बढ़ा रहे हैं वो हर जगह लोग पढ़ाते हैं, पर धीरे धीरे आपको ये लेवल समझ में आने लगेगा कि कहाँ तक हम जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं बेसिक को नहीं छोड़ेंगे, बेसिक से उठाते हैं, और जितना लेवल लास्ट हो सकता है हम उतना लेवल तक ले जाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।